यार मुझे तो लगता है इन सब के पीछे विक्रम का ही हाथ है। कोई राणा और विक्रम की ये नई चाल तो नहीं है ना? फिर कोई चाल तो नहीं चल रही है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो देखो आयशा कैसे फोन पर चिपकी हुई है। इतना कहते हुए प्राची ने आयशा की तरफ नजरें घुमाई तो उसे आयशा के बगल में राघव बैठा हुआ नजर आया। प्राची ने राघव को 2 मिनट तक गौर से देखा और फिर अपने दांतों से अपना होठ दबाते हुए और मधु के हाथ में अपने नोट्स की कॉपी पकड़ाते हुए बोली, चल इसके मजे लिए जाए। ये बहुत मजे लेता है ना हमारे। कैसे? तेरे पास उसका नंबर है ना? और इसे लड़कियों से बड़ी मोहब्बत है। इसने शीला के साथ क्या किया, ये पता लगाने के लिए हमें इसे अपने जाल में फंसाना होगा। मतलब? मधु ने सोचते हुए बोला। अब हम एक नई लड़की का नाम लेकर इससे बात करेंगे। और मधु तुम एक काम करो, क्या तुम इससे पूजा बनकर बात करो और अब इसे मैसेज करो एक नए नंबर से। पर मैं कैसे? मेरे पास एक सिम है, पूजा जो मेरी बहन है उसके नाम पर उसे एक एक्टिवेट करके उसी नंबर से बात करेंगे। ठीक है, पर अभी तो ये जानना है ना कि ये किसे अपना नया मोहरा बना रहा है। वैसे कुछ भी कहो यार, ये आयशा बहुत चालाक इंसान है। कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। तू कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि ये क्या क्या कर सकती है। जानती हूँ। सुनो, हम फिर घर चलते हैं। यहाँ पर बैठकर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हम रूम पर चले। वहाँ दोनों इतना कहकर वहाँ से जाने लगे। तभी क्लास में पीयूं आते ही बोलता, प्राची आज एमडी सर आए हुए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। प्राची ने सुनकर मधु की ओर बिना पलके झपकाए देखा और मधु को इशारों में कहा, मैं अभी आती हूँ, और खुद पीयून के साथ जाकर और एमडी से मिलने चली गई। प्राची के रूम में कदम रखते ही एमडी टेबल पर रखे पेपर वेट को अपने हाथों से घुमाकर बोला, आओ प्राची। तो फिर क्या सोचा तुमने? प्राची खड़े होकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़कर अपनी नजरों को नीचे करते हुए बोली, किस बारे में सर? विक्रम पाटीदार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाली थी ना तुम? क्या हुआ, सबूत मिले? सर हम सब सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर एमडी ने अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, कोशिश तो तुम पिछले 1 महीने से कर रही हो, पर क्या निष्कर्ष निकला? सर वी ट्राइड आवर बेस्ट। प्राची ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें तुम्हारे बेस्ट नहीं चाहिए। अगर 10 दिनों में तुम साबित नहीं कर पाई तो फिर तुम ये कॉलेज छोड़कर चुपचाप चली जाना। हम तुम्हें उसी दिन रेस्ट्रिकेट कर देंगे। प्राची ने जैसे ही एमडी के मुंह से ये बात सुनी, उसे एकदम धक्का लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं सर, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं इसके पहले ही आपको सबूत लाकर दिखाऊंगी। इतना कहकर प्राची रोती रोती भागती हुई मधु के साथ रूम पर जाने लगी। निकल गई वो। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? एमडी ने मुझे 10 दिन दिए हैं। अगर इन 10 दिन में मैं कुछ साबित नहीं कर पाई तो वो मुझे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देंगे। तुम टेंशन मत लो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अच्छा मधु, मैं ये कह रही हूँ कि तुम रूम पर निकल जाओ, मुझे शोरूम जाना होगा। मधु और प्राची ने अपने अपने रास्ते बदले। प्राची शोरूम के लिए निकली और मधु रूम पर। आज आरव शोरूम नहीं आया था और उसके पिताजी मिस्टर नानक भी नहीं आए थे। प्राची ने मैनेजर से पूछा, आरव सर आज शोरूम क्यों नहीं आए? पता नहीं, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, सेल्स रिपोर्ट मुझे चेक करा दो और जो भी सामान डिलीवर होना है उसकी रिपोर्ट लाकर मुझे चेक करवा दो। ठीक है मैम, मैनेजर ने कहा। प्राची वहीं मैनेजर के साथ केबिन से उठकर कंप्यूटर पर सारी रिपोर्ट्स और फाइल चेक करने लगी। तभी विंडो से उसने देखा कि राणा दास आरव से मिलने आया है, पर आरव के एब्सेंट होने की वजह से वहाँ से लौटने लगा। प्राची ने मैनेजर को देखकर पानी का गिलास उठाते हुए कहा, इसे जानते हो तुम? हाँ, यह आरव सर के पापा के फ्रेंड है। अच्छा, और पर्सनली? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता, पर मुझे इसे देखकर लगता है कि ये गुंडा टाइप इंसान है। वैसे तो ये सबके सामने काफी अच्छे से पेश आता है, बट मैंने एक बार इसे मार्केट में किसी गरीब को परेशान करते हुए देखा था। अच्छा, तुम काम पर ध्यान दो। प्राची ने गिलास वापस टेबल पर रखा और सोचने लगी, विक्रम पाटीदार और राणा दास मिलकर ही सब करते हैं। ये सब एक साथ मिले जुले हैं। आयशा की सच्चाई की जिम्मेदारी निखिल ने ले ली थी, विक्रम पाटीदार की जिम्मेदारी मिस सलोनी ने और राघव की जिम्मेदारी मधु ने। अब बचा राणा दास, जो कि प्राची को हैंडल करना था। अच्छा सुनो,
तुम्हें सारा काम हैंडल करो, मैं अभी जा रही हूँ और आरव सर से बोलना कि मैं जल्दी चली गई थी। प्राची झट से उठी और राणा दास के पीछे पीछे छिप कर जाने लगी। जैसे ही राणा अपनी गाड़ी में बैठा, प्राची भी ऑटो लेकर उसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर राणा की गाड़ी फार्म हाउस पर रुकी। राणा गाड़ी से उतरकर अंदर गया और प्राची पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगी। वो अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि गेट पर कुछ आदमी तैनात थे, इसीलिए वो चुपचाप राणा के वापस आने का इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद कोई वापस आया, पर वो राणा नहीं, विक्रम पाटीदार था। प्राची ये सोचकर हैरान हो गई कि अंदर राणा गया था और बाहर विक्रम आया। ये सोचते सोचते उसका सर दर्द होने लगा। उसने सर पकड़ लिया। उसके लिए चीजें बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था विक्रम पाटीदार और राणा का चक्कर क्या है। ये सोचते हुए प्राची ने ऑटो लिया और रूम पर पहुंचकर मधु से बोली, मधु तुझे पता है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा? आज राणा आया था आरव के शोरूम में। हाँ तो इसमें क्या नया है? अरे यार, मैं उसका पीछा करके उसके पीछे पीछे गई थी। वो फार्म हाउस के अंदर गया था, लेकिन बाहर विक्रम पाटीदार आया था। ये सुनकर मधु के हाथों से नाश्ते की प्लेट छूटते छूटते बची। मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ कि ये सब है क्या। ये तो हमें उस फार्म हाउस में जाकर ही पता चलेगा, पर हम अकेले जाएंगे कैसे? हम अकेले नहीं, तुम, मैं और निखिल वहाँ जाएंगे। प्राची ने मधु के सवालों का झट से जवाब दिया। पर यार, वहाँ इतने सारे आदमी हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहाँ जाना नामुमकिन है। तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ, तुम वहाँ जाकर निखिल को बता देना। प्राची ने सोचते हुए मधु के कान में धीरे से कुछ कहा। ये काम करेगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है यार। अब क्या था ये प्लान? कैसे जाने वाले थे ये उस फार्म हाउस में? ये सारी बातें आपको पता चलेंगी